नमस्कार, आप देख रहे हैं देशहित। मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। देशहित में आज जम्मू कश्मीर की एक घटना की चर्चा जरूरी है, क्योंकि कश्मीर में आम लोगों की हत्याओं का जो ये नया सिलसिला शुरू होता दिख रहा है, ये बड़े खतरे की चेतावनी हो सकती है। क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में जो लोग मारे गए हैं वो सामान्य आतंकी घटना नहीं है। पूरी सोची समझी रणनीति के तहत टारगेट किलिंग की गई है, और पाकिस्तान के अलावा कोई और है जो कश्मीर में कत्लेआम की नई रणनीति बना रहा है। मारे गए लोगों के परिवारों, कश्मीरी नेताओं के बयानों और घटना के बाद की प्रतिक्रियाओं से कई संगीन सवाल उठते हैं। उन आशंकाओं को भी बल मिलता है कि कहीं फिर से कश्मीर में तालिबान जैसी इस्लामिक जिहादी आतंकी सोच के साथ हमले तो नहीं हो रहे। कश्मीर में एक दिन में 3 बेगुनाहों का कत्ल हुआ तो एक बेटी चीखती रह गई, मगर सड़कें फिर भी सूनी रही। जिहादी आतंकियों ने दूसरे ही दिन जब एक सिख प्रिंसिपल की भी हत्या की तो कश्मीर की सड़कों पर सिखों का गुस्सा नजर आया। इन हत्याओं को लेकर कश्मीर से लेकर पूरे देश में चर्चा शुरू हुई कि क्या कश्मीर में पंडितों को मारा जा रहा है। जवाब था हाँ। क्या कश्मीर में बाहरी लोगों को मारा जा रहा है। जवाब था हाँ। क्या कश्मीर में सिखों को मारा जा रहा है। जवाब था हाँ। फिर सवाल था कि कारण क्या है। कारण ये कि इस्लामिक जिहादी चाहते हैं कि कश्मीर में केवल मुसलमान रहें। आतंकियों के अलावा ऐसे और भी लोग हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर में सिर्फ मुसलमान रहें। ऐसा पाकिस्तान चाहता है, ऐसा इस्लामिक जिहादी चाहते हैं, ऐसा कश्मीर में रहने वाले तालिबान समर्थक चाहते हैं। ये जिहादी मानसिकता के लोग नहीं चाहते कि 90 के दशक में खदेड़े गए जिन कश्मीरी पंडितों के घर और जमीन जायदाद पर वो काबिज हैं, वो कश्मीरी पंडितों को वापस मिले। दशकों के बाद खुलेआम बिना कारण एक बुजुर्ग कश्मीरी पंडित और टीचर की हत्या कर दी गई। सवाल उठे कि हत्या क्यों हुई। कारणों की तलाश करने पर आशंका हुई कि 370 से आजादी के बाद कश्मीर में पंडितों के पुनर्वास की तैयारी शुरू हुई थी। 98,000 से ज्यादा कश्मीरी विस्थापितों को आवास प्रमाण पत्र दिए गए। विस्थापित कश्मीरियों की रजिस्ट्रेशन के लिए वेब पोर्टल शुरू किया गया। 38,000 से ज्यादा कश्मीरी विस्थापित वापस कश्मीर लौट भी आए। करीब 2,000 कश्मीरी विस्थापितों को सरकारी नौकरी भी मिल गई। कश्मीर की मतदाता सूची में कश्मीरी पंडितों के नाम दर्ज होने लगे। कश्मीरी पंडितों को उनकी घर और जमीन वापस दी जाने लगी। और यही इस्लामिक जिहादी आतंकी सोच वाले नहीं चाहते थे। उन्हें कश्मीरियत का कत्ल करने के लिए बार बार सियासी इशारे मिले और आतंकियों की बंदूकें बेगुनाह कश्मीरी पंडितों की हत्या करने लगी। जुल्म अगर है ये खाली कश्मीरी पंडितों पर क्यों है? कश्मीरी पंडितों का कसूर क्या है? आपको एहतिजाज करना पड़े, 90 की तरफ नहीं बैठना चाहिए आपको अंदर, क्योंकि 90 में आप लोग भी मजबूर थे और आज आप मजबूर नहीं। आज आपको समर्थन देना पड़ेगा हम लोगों को। मैं पब्लिक, यहाँ के पब्लिक को कहना चाहता हूँ, आप आइए, क्योंकि 90 की सिचुएशन मत बनाइए। श्रीनगर में मारे गए दीपक चंद भी ऐसे ही कश्मीरी परिवार के थे, जो परिवार इस्लामिक जिहादी आतंक के खौफ में कश्मीर छोड़ने को मजबूर हुए थे। उन्हें जब कश्मीर में वापसी और नौकरी मिली तो दीपक चंद शिक्षक बनकर श्रीनगर लौटे थे। लेकिन जिहादियों को दीपक की कश्मीर में वापसी नागवार गुजरी और उन्हें मार डाला गया। जो पार के लोग हैं, जो हमारे पाकिस्तान से लोग हैं, वो बहुत नाखुश है उससे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी लैंड हमारी रिट्रीव की है। और बहुत सारे कश्मीरी पंडित भी इससे खुश हैं कि यार हमारी जो ज़मीन है जिन पे कब्ज़ा है, तो वो शायद हम अपने वतन अपने कश्मीर में वापस जाएंगे। कश्मीर का सिख समुदाय चीख चीख कर कह रहा है कि कहां है कश्मीर की अक्सरियत, कहां है वो मुसलमान जिनके बच्चों की हिफाजत के लिए सिखों ने जी जान झोंकी। जिस सिख समुदाय ने आतंक की आग में जलते कश्मीर में रहकर कश्मीरियत जिंदा रखने की कोशिश की, आज उन्हें ही मारा जा रहा है। तो कश्मीर के मुसलमान सड़कों पर क्यों नहीं निकलते? जब हिंदुस्तान में टर्माइल हुआ
तो आपकी बच्चों को सिख लोगों ने सारे हिंदुस्तान से निकाल के लाया और अपने माँ बाप के हवाले किया। लेकिन जब हम पे कुछ बात बनती है तो आप आ का नारा भी नहीं पढ़ते। सिंगल आउट करके मारना कहाँ तक जस्टिफाइड? चुन के मारते हैं, चुन के मारने वाली बात है, कहाँ तक जस्टिफाइड है? अगर ये मैसेज है हमारे लिए कि भाई यहाँ से आप निकल जाओ, ना हमारी ओर से उनका रिप्लाई ये है कि हम यहीं रहेंगे, मरेंगे मिटेंगे, हम यहीं रहने वाले हैं। श्रीनगर की सड़कों पर इस्लामिक जिहादियों ने रात के अंधेरे में जाकर जिस गरीब मेहनतकश वीरेंद्र पासवान को गोली मारी थी, वो बिहार के भागलपुर के रहने वाले थे। श्रीनगर में उनकी मौजूदगी ये गारंटी देती थी कि कश्मीर सिर्फ आतंकियों, मुसलमानों या जिहादियों का अड्डा नहीं, हिंदुस्तान का ऐसा प्रदेश है जहां कोई भी रह सकता है, रोजी रोजगार कर सकता है। लेकिन अमन शांति में देशवासियों का यह भरोसा जिहादियों को खटक रहा था। वीरेंद्र को मारकर इस्लामिक जिहादी आतंकी देश में जो संदेश देना चाहते हैं, उसे सुरक्षा एजेंसियां भलीभांति समझ रही हैं। उनका इलाज भी ढूंढा जा रहा है और बहुत जल्द उनका हिसाब भी होगा। जम्मू से राजू केरनी के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। कश्मीर में हिंदुओं या कहें कि कश्मीरी पंडितों की मौजूदगी खत्म करने की कोशिश आज से नहीं, 4 दशक पहले से की जा रही है। कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की शुरुआत 1986 से ही हो चुकी थी, जिसमें गुलाम मोहम्मद सरकार ने जम्मू में मंदिर गिराकर मस्जिद बनाने का ऐलान किया था। हिंदू समुदाय ने जब विरोध किया तो हिंदुओं पर हमले होने लगे, उनकी प्रॉपर्टी लूटी जाने लगी। इसके बाद जब 1988 में JKLF बना तो हिंदुओं पर हमले और भी तेज हो गए। 1990 में अखबारों में विज्ञापन देकर हिंदुओं को कश्मीर खाली करने की धमकी दी गई थी। हिंदुओं, खासकर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ देने की धमकी वाले विज्ञापन दिए गए थे। मस्जिदों से ऐलान किया गया था कि हिंदू अपनी औरतों को छोड़कर कश्मीर छोड़ दें। और 19 जनवरी 1990 को तो ऐसा खौफनाक मंजर था कि 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा था। हालांकि केंद्र में जब बीजेपी की सरकार पहली बार आई, तभी से कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की कोशिश की जाती रही। लेकिन तब कश्मीर के नेता 370 और 35A का कवच ओढ़कर लाखों कश्मीरियों का हक मारते रहे, क्योंकि 2014 में पीएम मोदी ने कुर्सी संभालते ही कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की बात कही। 2015 में कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया, लेकिन तब वहां मुफ्ती मोहम्मद सईद सीएम थे। कॉलोनी बनाने से साफ पलट गए। तब हुर्रियत और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कॉलोनी का विरोध किया। कश्मीरी विस्थापितों की कॉलोनी की तुलना इजरायली बस्तियों से भी की गई। मतलब तमाम बाधाएं, रोड़े अटकाए जाते रहे। लेकिन जब 2019 में मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आई तो कश्मीर को 370 और 35A की बेड़ियों से आजादी मिली और अब कश्मीरी पंडितों को उनका हक मिल रहा है। यही कश्मीर के जिहादी आतंकी सोच वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज की एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर कांड की है। इस खबर पर आज 3 जगह सरगर्मी रही। एक तो लखीमपुर कांड में मारे गए किसानों के नेताओं के मिलने जुलने का सिलसिला जारी रहा। कोई मिलने पहुंचा तो कोई अनशन पर बैठकर पुर्जे लिख रहा है। दूसरी ओर लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्र पुलिस के सामने नहीं गए तो पुलिस एक और सम्मन चिपका गई। यूपी पुलिस ने आशीष मिश्र के घर के बाहर दोबारा से नया नोटिस चिपकाकर पूछताछ के लिए 9 अक्टूबर को बुलाया है। उधर सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो स्टेटस रिपोर्ट दी है, उससे कोर्ट ने नाखुशी जाहिर की और हत्याकांड के केस में हत्या के केस की तरह ही कार्रवाई करने के लिए भी कहा। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई तो 20 अक्टूबर को होगी, लेकिन उससे पहले यूपी पुलिस की SIT फास्ट एक्शन में नजर आ रही है। लखीमपुर कांड को लेकर रोज नए वायरल वीडियो आ रहे हैं, जिसमें घटना के कुछ राज उजागर हो रहे हैं। नए वीडियो और फोटोज में काले झंडे लिए किसान कार पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। 3 अक्टूबर को घटना स्थल पर क्या क्या हुआ था, इसके सबूत तो पुलिस जुटा रही है। किसानों को रौंदने वाली थार के पीछे के फॉर्च्यूनर के मालिक अंकित दास को लेकर भी छापेमारी हो रही है। थार से उतरकर भागते दिखने वाले सुमित जायसवाल की भी तलाश जारी है, लेकिन यूपी पुलिस अभी तक घटना को लेकर दर्ज FIR के मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच सकी है। लगातार दूसरे दिन भी यूपी पुलिस ने आशीष मिश्र को हाजिर होने का नोटिस उसके घर पर चिपकाया है।
एक नोटिस और दूसरी पुलिस की तरफ से चस्पा कराई गई है, जिसमें लिखा गया है कि आप जो है आज आपको बुलाया गया था शाखा कार्यालय जो पुलिस लाइन जनपद खीरी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने कहा गया, किंतु आपके द्वारा स्वयं उपस्थित न होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। आप नहीं आए हैं तो कल आपको हर हालत में 11 बजे तक वहां पर उपस्थित होना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी इस नोटिस में, दूसरी नोटिस जो जिला प्रशासन ने दी है उसमें दी गई है। हालांकि जब आशीष के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र से उनके बेटे के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पुलिस जब बुलाए आशीष हाजिर होंगे। जब पुलिस बुलाएगी तब पेश होगी। पुलिस ने आज बुलाया, 2 संबंध दे दिया। ऐसा 2 संबंध नहीं, पुलिस ने कल 1 संबंध दिया था। अजय मिश्र ने कहा कि उनके बेटे आशीष की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए पुलिस के समन पर नहीं जा सके थे। 9 अक्टूबर को पेश होंगे। उधर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में भी लखीमपुर कांड को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। यूपी सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करके बताया कि मामले को लेकर 5 अक्टूबर से एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। 6 अक्टूबर को रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमीशन का गठन भी किया जा चुका है। कानून का पालन करने के लिए इलाके में धारा 144 लागू की गई है और घटना में मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम भी सीएमओ की देखरेख में कराया गया है। इसके अलावा पीड़ित परिवारों को 45 लाख का मुआवजा भी दे दिया गया है। इसके अलावा पुलिस की तैनाती और पीड़ित परिवार के लोगों की दूसरी मदद के बारे में भी अदालत को बताया गया। लेकिन यूपी सरकार के स्टेटस रिपोर्ट से नाखुशी जाहिर करते हुए कोर्ट ने जांच की स्थिति पर सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा, क्या राज्य सरकार की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई? यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा, नहीं, मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की गई। कोर्ट ने कहा, मुख्य आरोपी के खिलाफ बेहद गंभीर मामला है। हरीश साल्वे ने कहा, मुख्य आरोपी को नोटिस दिया गया है क्योंकि हिंसा में गोली से मौत की पुष्टि नहीं हुई है। कोर्ट ने पूछा, हत्या के मामले में आरोपी से अलग व्यवहार क्यों हो रहा है? हरीश साल्वे ने बताया, आशीष मिश्रा को शनिवार सुबह 11 बजे तक की मोहलत दी है। कोर्ट ने यह भी पूछा, 302 का मामला दर्ज होता है तो ऐसे हालात में पुलिस क्या करती है? हरीश साल्वे ने बताया, गोली से मौत नहीं, लेकिन गाड़ी से मौत हुई तो भी यह हत्या का केस है। कोर्ट ने कहा, हम जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार पुलिस देखना चाहते हैं। हरीश साल्वे ने कहा, शीर्ष अधिकारियों ने इस मामले में निर्देश जारी किए हैं और जांच जारी है। प्रदेश को और प्रदेशवासियों को जरूर दिलाना चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, कि कोई पद या कोई प्रतिष्ठा या कोई अन्य दबाव किसी भी अपराध करने वाले के काम नहीं आएगा। लखीमपुर के असली गुनहगार कब पकड़े जाएंगे ये देखने की बात है, लेकिन इस बीच लखीमपुर पूरे देश की सियासत का सेंटर बनता जा रहा है। खासकर पंजाब के नेताओं की लखीमपुर दौड़ जारी है। नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर जा रहे हैं तो हरसिमरत कौर बादल भी प्रतिनिधि मंडल के साथ सुबह सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पर नजर आए। इंसानियत के नाते ये किसान हैं जो देश का, लोगों का पेट पालते हैं, इतना तो इनके बारे में सोचना है। हम उनके साथ अपनी सहानुभूति खड़ा प्रकट करने के लिए, दुख में उनका दुख बांटने के लिए और हर तरह से उनकी जो मदद कर सकते हैं वो मदद देने के लिए हम यहाँ आए हैं। लखीमपुर की ओर विपक्षी नेताओं की दौड़ को देखते हुए यही लगता है कि जब तक यूपी पुलिस लखीमपुर कांड का पूरा सच नहीं तलाश पाती, तब तक चुनावी सूबे में लखीमपुर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सियासी मैराथन भी जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है योगी सरकार को, ये कहते हुए कि हमें जिम्मेदार पुलिस और जिम्मेदार सरकार देखनी है। देश हित में आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और दूसरे अल्पसंख्यकों का खून बहाया जा रहा है। अब हम भारत के खिलाफ बड़ी आतंकवादी साजिश का खुलासा करेंगे। इस साजिश का मास्टर प्लान पाकिस्तान ने ही तैयार किया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की इस साजिश का एक सिरा जमीन पर है तो दूसरा आसमान में। ISI भारत में आतंकवादी हमले करवाने से लेकर प्लेन क्रैश तक का खतरनाक षड्यंत्र रच रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का दोस्त चीन भी भारत के खिलाफ साइबर साजिश पर अमल कर रहा है।
आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत के खिलाफ चक्रव्यूह रचने की कोशिश की है और भारत इस चुनौती से निपटने के लिए कितना तैयार है। सबसे पहले हम आपको आईएसआई के आतंकवादी मास्टर प्लान के बारे में बताते हैं। 5 पॉइंट के इस मास्टर प्लान से पता चलता है कि आईएसआई भारत के हिंदुत्ववादी नेताओं पर हमले की साजिश भी रच रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत को आतंकवाद की आग से झुलसाने का मास्टर प्लान तैयार किया है। आईएसआई जमीन से आसमान तक और रेल से रोड तक आतंकवादी हमले कर भारत को दहलाना चाहती है। जी न्यूज आईएसआई के इस मास्टर प्लान का खुलासा दुनिया के सामने करने जा रहा है ताकि पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो सके। आईएसआई के इस आतंकी मास्टर प्लान के 5 चैप्टर हैं। पहला, भारतीय विमान सेवाओं को निशाना बनाना। दूसरा, हिंदुओं के धर्मस्थलों और धार्मिक सभाओं पर हमला। तीसरा, भारत में रेलवे और सड़क के बड़े पुलों और ट्रक पर हमला। चौथा, भारत में पावर ग्रिड को फेल कर बिजली संकट पैदा करना। और पांचवा, भारत में हिंदुत्ववादी नेताओं को निशाना। अब हम आपको आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के टेरर मॉड्यूल के मास्टर प्लान के एक-एक चैप्टर के बारे में बताते हैं। आईएसआई की साजिश के मास्टर प्लान पर पहला खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर है, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने विमान सेवा पर आईएसआई के साइबर अटैक का अलर्ट जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भारत में विमान क्रैश कराने की साजिश रच रही है, जिससे सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। अब समझिए कि आखिर आईएसआई ने इस साजिश को अंजाम देने के लिए क्या प्लान तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई भारत के किसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम यानी एटीसी में अपने एजेंट को भेजने की तैयारी कर रही है। आईएसआई के प्लान के मुताबिक ये एजेंट एटीसी के सिस्टम में ऐसा पेन ड्राइव अटैच कर देगा जिसमें मॉलवेयर होगा। इसके बाद पूरा एटीसी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और उड़ान भर रहे विमानों से संपर्क कट जाएगा, जिससे दुर्घटना की स्थिति बन सकती है और प्लेन क्रैश हो सकते हैं। हमको कार्रवाई करनी है, जिससे अगर इस माफी की कोई भी साजिश में पाकिस्तान को सफलता मिलती है तो हमको भी ऑल आउट अटैक करने हैं। एंड वी मस्ट इंश्योर दैट पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग किया जाए, पीओके को अलग किया जाए, सिंध को अलग किया जाए और एक केवल छोटा सा ढांचा जो है पंजाब रह जाए। और पंजाब जो है वो पाकिस्तान का हार्टलैंड है और हमको भी इसी माफी की साजिश करनी पड़ेगी उसके हार्टलैंड को बर्बाद करने के लिए। आईएसआई की साजिश का दूसरा खुलासा करने से पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें उन लोगों की है जिनकी हत्या हाल में कश्मीर में आतंकवादियों ने की है। गौर करने लायक बात यह है कि ये सब आम नागरिक हैं और इनमें से कई हिंदू सिख हैं। यानी पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को भड़काने के लिए एक बार फिर से कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तानी आतंकवादी हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किलिंग कर रहे हैं। टेररिज्म जो पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे हमें बहुत चिंता है। इस विषय पर हम अपने सारे पार्टनर्स के साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात हम लगाए हुए हैं और हर मीटिंग में ये जिक्र करते हैं और उसको हम कहते हैं कि इसमें क्या एफर्ट्स इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेना चाहिए। कश्मीर में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के हमले को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। यहाँ जो आपस में प्रेम और मोहब्बत है, ये चिन्हित करके ऐसे निर्दोष लोगों को मारना ताकि इस तरह की भावना यहाँ पैदा हो और वो अपनी कोशिशों में कामयाब न हो, इसकी हर पुरजोर कोशिश की जाएगी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के आतंकी मास्टर प्लान का दूसरा चैप्टर भी इसी से जुड़ा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकवादी हिंदुओं के धार्मिक स्थल और सार्वजनिक सभाओं को टारगेट करने की साजिश रच रहे हैं।
आरएसएस की शाखाओं को भी निशाना बनाने की आशंका है। आईएसआई के आतंकी मास्टर प्लान पर तीसरा खुलासा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भारत में रोड और रेल संपर्क को काटने की साजिश रच रही है। इसके लिए सड़क और रेलवे के बड़े पुलों और ट्रैक को निशाना बनाया जा सकता है। इसमें पटना का प्रसिद्ध गांधी सेतु भी शामिल है। दरअसल रेल और सड़क किसी भी देश में विकास की लाइफलाइन होती है। भारत में जिस तरह तेजी से सड़कों और रेलवे का जाल बिछता जा रहा है, जिस तरह से तरक्की की रफ्तार बढ़ती जा रही है, वो पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा। आईएसआई के आतंकवादी मास्टर प्लान पर चौथा बड़ा खुलासा। आईएसआई भारत में बड़े पावर स्टेशन, बिजली के ग्रिडों को भी फेल करने की साजिश रच रहा है ताकि ब्लैकआउट हो जाए और भारत में गंभीर बिजली संकट पैदा हो। पावर कट होने से न सिर्फ आम लोगों को परेशानी होगी, बल्कि बाजार, उद्योग और इंटरनेट समेत कई तरह की सुविधाओं और सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है, और यही आईएसआई चाहती है। आईएसआई के आतंकवादी मास्टर प्लान पर पांचवा खुलासा। आईएसआई के निशाने पर भारत के बड़े दक्षिणपंथी नेता हैं, विशेष रूप से ऐसे नेता जो बढ़ चढ़कर हिंदुत्व का पक्ष रखते हैं और हिंदुओं के अधिकारों की बात करते हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकियों के बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। दिल्ली और अन्य राज्यों से कई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। इन आतंकियों से पूछताछ में आईएसआई की इस साजिश का पता चला, जिसके बाद अलर्ट जारी किया गया। भारत की खुफिया एजेंसियां अब आईएसआई के मास्टर प्लान को फेल करने की रणनीति पर काम कर रही है। जमीन से लेकर आसमान और साइबर स्पेस तक पाकिस्तान की कोई साजिश अंजाम तक ना पहुंच सके। कैमरामैन रवि के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। और कश्मीर में जिस तरह से निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर कल दिल्ली में बड़ी बैठक हो सकती है, ये जानकारी मिल रही है। अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की ये बैठक हो सकती है। कल 11 बजे ये बैठक हो सकती है, ऐसी जानकारी आ रही है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे चीन की। एलएसी पर आक्रामक चीन को बैकफुट पर आना पड़ा। चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उसे पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। थोड़ी देर तक दोनों देशों के सैनिक आमने सामने थे, लेकिन बातचीत से टकराव टल गया और चीन के सैनिक अपने इलाके में लौट गए। विस्तारवादी चीन की आक्रामक चाल, एलएसी पर चीन के साथ तनातनी। चीन ने फिर की घुसपैठ की कोशिश। अरुणाचल में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने। बार बार पिटने के बावजूद चीन घुसपैठ से बाज नहीं आ रहा। इस बार अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन की सेना ने घुसपैठ की कोशिश की। पिछले सप्ताह चीन के करीब 200 सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया था। चीन की पीएलए के सैनिकों ने भारतीय सेना के खाली पड़े बंकरों को तोड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन भारतीय सेना ने उनको आगे बढ़ने से रोक दिया। थोड़ी देर बाद चीनी सैनिक अपनी सीमा में लौट गए। अच्छी बात यह है कि दोनों देशों के सैनिकों के बीच कोई बड़ी झड़प नहीं हुई। इस घटना में भारतीय सेना के किसी सैनिक या किसी ठिकाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों की सेना अपनी अपनी सीमा में गश्त लगाती है, लेकिन सीमा पूरी तरह से निर्धारित न होने के चलते कई बार टकराव की नौबत आ जाती है। हालांकि दोनों देशों की सेनाओं के बीच तय व्यवस्था के तहत स्थानीय कमांडर स्तर पर मामले को सुलझा लिया जाता है। चीन को जैसे लद्दाख में पेगोंग सो लो के दक्षिणी दिशा में हमने बाह मोड़ के उसको पीछे फेंका, विवश किया। चीन के इतिहास में पहली बार है कि चीन आगे बढ़ के पीछे हटा है। वो हिंदुस्तान की नई शक्ति को पहचानता है, इसीलिए बौखलाया हुआ है। इसीलिए आप अरुणाचल प्रदेश की बात कीजिए, लद्दाख की बात कीजिए, उत्तराखंड की बात कीजिए, वो 2 कदम आगे 1 कदम पीछे का स्ट्रेटजी खेलता है। और एलएसी कभी भी परिभाषित नहीं होने देगा वो, क्योंकि परिभाषित हो गया तो एग्रीमेंट हो गया, फिर तो उसका उल्लंघन चीन करेगा तो आईबी का क्रॉस करने का उस पर दोष लगेगा। वो नहीं चाहता है। चीन और भारत की फौजें पिछले साल मई से लद्दाख में आमने सामने हैं। जल्द ही तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर की चर्चा होनी है, लेकिन चीन की सेना
लद्दाख से LAC तक आक्रामक तेवर दिखा रही है। जब तक तो उपाय क्या है? उपाय यह है कि जब तक चीन के पेट में लात नहीं मारा जाएगा, आर्थिक दृष्टिकोण से चीन को कमजोर नहीं किया जाएगा, जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको आइसोलेट नहीं किया जाएगा, जब तक क्वाड के तहत या ऑकस जो अलायंस है अमेरिका और विश्व के और शक्तियां हिंदुस्तान चीन को बांह नहीं मोड़ोगे, तब तक चीन नहीं संभलेगा। हाल ही में आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने भी कहा था कि लद्दाख में चीन ने अपनी तैनाती बढ़ाई है, लेकिन भारतीय सेना चीन की चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। Both in infrastructure as well in terms of the troops that are needed to counter any threat. So we are, I think, at the moment quite well poised to meet any eventuality. चीन के विस्तारवाद के खिलाफ भारत डट कर खड़ा है। कोई भी देश भारत की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। दुनिया के किसी देश पर ना तो हमने कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हमने कब्जा किया है। जून 2020 में चीन ने गलवान घाटी में जो दुस्साहस किया था, उसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया, जिसमें चीन के 40 से अधिक सैनिक मारे गए थे। लेकिन चीन इसके बावजूद सुधरने का नाम नहीं ले रहा। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सुरक्षा बलों की नजर चीन की हर चाल पर है। कूटनीति से लेकर सेना तक हर मोर्चे पर चीन के विस्तारवाद का जवाब देने के लिए भारत हमेशा तैयार है। कृष्ण मोहन मिश्रा और ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चालबाजी से बाज नहीं आता है चीन, लेकिन भारतीय सेना भी उससे हर बार सबक सिखा ही देती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.